हाँ, listen to new part that is diversity in living world। तो पहले डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो दैट डाइवर्सिटी इज नथिंग बट द वेरिएशंस अमॉन्ग्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वेरिएशंस आ जाते हैं, डिसिमिलैरिटीज आ जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी। there are different kinds of living organisms, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से ह्यूज ऑर्गेनिजम्स तक, जैसे कि सबसे बड़ा प्लांट या सबसे बड़ा एनिमल, इनमें जो वेरिएशंस आ जाते हैं उनके साइज के अंदर, उनके शेप के अंदर, उनके हैबिटेट के अंदर, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी। उसको डाइवर्सिटी ऐसे बोलते हैं। तो ये डाइवर्सिटी स्टडी करने के लिए, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ की स्टडी करने के लिए देयर इज वन ब्रांच ऑफ साइंस जिसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने वाली जो साइंस की ब्रांच है, जिसको बायोलॉजी ऐसे बोला जाता है। तो ये बायोलॉजी जो है, दैट इज अ ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है, जो दो सब टर्म्स या दो वर्ड्स मिला के एक वर्ड बना हुआ है। दैट वन इज बायोस एंड अनदर वन इज लोगस। व्हाट इज द मीनिंग फॉर बायोस? बायोस फॉर लाइफ and logos means to study. To study about life, a living organism, it is called as biology. उसको बायोलॉजी ऐसे बोला जाता है, इसीलिए उसको डिफाइन किया जाता है। बायोलॉजी इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये देखो, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of life or living organisms। जो लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्टडी से जो रिलेटेड है, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। दिस टर्म बायोलॉजी was first of all used by scientists Lamarck and Treviranus। ऐसे दो साइंटिस्ट थे। ड्यूरिंग द ईयर 1800 के अंदर ये दोनों साइंटिस्ट ने उसको ये साइंस को बायोलॉजी ऐसा नाम दिया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने वाला साइंस, इसीलिए उसको क्या बोला गया? दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। अ ग्रीक फिलोसोफर, उसका नाम है अरिस्टोटल, who is popularly known as फादर ऑफ बायोलॉजी। उसको फादर ऑफ बायोलॉजी ऐसे बोला जाता है, क्योंकि अरिस्टोटल ने प्रीवियसली बिफोर क्रिस्ट कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को उसने डिस्क्राइब किया था। इसीलिए वो पहला साइंटिस्ट था कि जो प्लांट एनिमल की स्टडी जिसने किया था, इसीलिए उसको फादर ऑफ बायोलॉजी ऐसे बोला जाता है। ठीक है।
फिर ये बायोलॉजी है जो 3 ब्रांचेस में डिवाइड की जाती है. It is divided into 3 branches, in which the first is called as botany. Botany ये जो वर्ड है that is ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया वाला वर्ड है, जिसका बॉटेन का मीनिंग होता है, द मीनिंग फॉर बॉटेन इज हर्ब्स. उनको हर्ब्स बोला जाता है. हर्ब्स बोले तो जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, नॉन उड़ी प्लांट्स रहते हैं, लाइक ग्रासेस. ग्रासेस के जैसे जो प्लांट्स रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज हर्ब्स बोला जाता है. या बॉटन, या उसको ही हम बॉटनी बोलते हैं. दैट बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज, उसको एक दूसरा वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज फाइटोलॉजी. फाइटोन फॉर प्लांट, लॉजी मीन्स टू स्टडी, तो उसको फाइटोलॉजी ऐसे बोला जाता है. तो फाइटोलॉजी इज द अनदर ब्रांच of biology which deals with the study of plants. एक तो बॉटनी बोलो, नहीं तो फाइटोलॉजी बोलो. बॉटनी का मीनिंग भी स्टडी ऑफ प्लांट होता है और फाइटोलॉजी का मीनिंग भी स्टडी ऑफ प्लांट हो जाता है. थियोफेस्टस, नेम ऑफ साइंटिस्ट, who is popularly known as father of botany. थियोफेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है बिकॉज who first of all described number of plants. जिसने नंबर ऑफ प्लांट सबसे पहले डिस्क्राइब किया, इसीलिए उसको फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है. देन कम टू द नेक्स्ट ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज जूलॉजी. जूलॉजी ये भी एक ग्रीक वर्ड है. जूल का मीनिंग क्या हो जाता है, एनिमल हो जाता है. So it's another branch of biology. Zoology is the another branch of biology which deals with the study of animals. Animals की स्टडी करने वाली जो ब्रांच है उसको क्या बोला जाता है, that is called as zoology ऐसे बोला जाता है. अरिस्टोटल, जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया था, उसको ही पॉपुलरली फादर ऑफ जूलॉजी ऐसे भी बोला जाता है. ठीक है. तो बॉटनी प्लांट की स्टडी, जूलॉजी एनिमल की स्टडी, वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी नाम की एक ब्रांच आ जाती है जिसके अंदर माइक्रो फॉर माइन्यूट, ये भी ग्रीक वर्ड है, एंड बायोस मीन्स या लोगस मीन्स टू स्टडी, यानी जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले तो कैसे ऑर्गेनिज्म, microorganisms are the very minute organisms and they are visible only with the help of microscope. जो माइक्रोस्कोप से हेल्प से ही ऑब्जर्व किए जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है. जैसे बैक्टीरिया रहते हैं, नंबर ऑफ फंजा रहते हैं, they are microscopic organism and can be visible with the help of microscope. जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से हेल्प से ही क्या किए जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं, उसको माइक्रोबायोलॉजी ऐसे बोला जाता है. तो ये माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करने वाला सबसे पहला जो साइंटिस्ट था, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट था, उसका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक. Antony van Leeuwenhoek, who is popularly known as father of microbiology, उसको माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोला जाता है. He first of all saw bacteria by his own made microscope. उसने खुद के बनाए वाले माइक्रोस्कोप के हेल्प से क्या ऑब्जर्व किया था, तो बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया था.
इसीलिए अब बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया को देखने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था? तो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक था, इसीलिए उसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऐसे बोला जाता है। तो ये कुछ ब्रांचेस है बायोलॉजी की, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। फिर इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट वर्ड्स, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब लिविंग किससे बोला जाता है और नॉन लिविंग किससे बोला जाता है? लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंसेस रहते हैं। जैसे कि लिविंग के अंदर सेल रहती है। सेल रहती है बोले तो सेल के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल रहता है, दैट इज नथिंग बट द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से ही कौन बनती है? सेल बनती है। Cell is nothing but the basic structural and functional unit of life or living organisms। फिर सेल के थ्रू ही क्या हो जाता है? न्यूट्रिशन हो जाता है। फिर मेटाबॉलिज्म हो जाता है। न्यूट्रिशन बोले तो हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट द फूड मटेरियल। लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड कैसे अवेलेबल कर देते हैं, उसको न्यूट्रिशन बोला जाता है। फिर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बोले तो कुछ एनाबॉलिज्म और कुछ कैटाबॉलिज्म, उसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन ही है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म टुगेदर इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। फिर ग्रोथ। ग्रोथ इज नथिंग बट द permanent and irreversible change in size and shape of living organism, उसको ग्रोथ बोला जाता है। फिर रिप्रोडक्शन, ability of living organism to produce the new one of own kind। अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देना, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फिर होम्योस्टैटिक रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, यानी सराउंडिंग चेंज को जब ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट चेंज खुद में एडजस्टमेंट करवा लेते हैं, उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टैटिक रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। जैसे देखो हम लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट को जब हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस, उसको होम्योस्टेसिस ऐसे बोला जाता है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज किसके हैं? लिविंग के प्रॉपर्टीज हैं। अब लिविंग और नॉन लिविंग ऐसे दो ही थिंग्स हैं नेचर के अंदर। लिविंग बोले तो अभी जो मैंने बताया, जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, सेल है, जिसका न्यूट्रिशन होता है, जिसमें मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, होम्योस्टेसिस है, उसको लिविंग बोला जाता है। जिनमें ये सभी कैरेक्टर्स नहीं रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज नॉन लिविंग्स। अब ये चार्ट के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग के कुछ डिफरेंशिएशन दिए गए हैं। अब पहला डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट कैरेक्टर है, दैट इज शेप एंड साइज। देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रहता है तो उसका एक ओन काइंड का साइज और शेप रहता है। जैसे कोई समझो बर्ड्स है, फिश है, रेप्टाइल्स है, कॉकरोच है, अर्थवर्म है, बटरफ्लाई है, उनको खुद का एक स्पेसिफिक टाइप का शेप रहता है, फिक्स्ड शेप रहता है, उसकी एक डेफिनेट साइज रहती है। मगर नॉन लिविंग जो रहते हैं जैसे एयर है,
वाटर है, सॉइल है, लाइट है, उसको खुद का कुछ डेफिनेट साइज नहीं रहता है या शेप नहीं रहता है। जैसे लिविंग के अंदर साइज है, वैसे इनका नॉन लिविंग के लिए कोई साइज ना। वाटर का साइज बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। डेफिनेट साइज डिपेंडिंग ऑन वो बॉडी कितनी है, वाटर बॉडी कितनी है, उसके हिसाब से वो अकोमोडेट हो जाता है। तो ऐसे लिविंग को साइज है और नॉन लिविंग को साइज नहीं है। फिर दूसरा जो डिफरेंशिएशन है लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ होती रहती है, ग्रोथ यानी चेंज होते रहता है। दैट इज इंक्रीज इन, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उसकी साइज बढ़ती है, उसका शेप बढ़ता है। जैसे छोटा सा सीड है, सीड से फिर सीडलिंग बनता है, सीडलिंग से फिर बड़ा से बड़े बढ़ते बनते बनते वो बड़ा प्लांट बन जाता है। तो उसमें ग्रोथ होती रहती है और ग्रोथ के साथ में ही डेवलपमेंट होती रहती है। मगर नॉन लिविंग के ऑर्गेनिज्म के अंदर ना ग्रोथ रहती है न डेवलपमेंट होते रहता है, यानी वो खुद साइज में बढ़ता है, ऐसे नॉन लिविंग के बारे में नहीं होता है। या उसकी डेवलपमेंट होती है, ऐसे भी नहीं होता है। फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब मेटाबॉलिज्म का मीनिंग मैंने अभी बताया था आपको, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म टुगेदर इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिज्म। एक को एनाबॉलिज्म बोलते हैं और दूसरे को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों मिला के क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो लाइफ के अंदर एनाबॉलिज्म भी होते रहता है और कैटाबॉलिज्म भी होते रहता है। नॉन लिविंग के अंदर कोई भी नहीं रहता है। एनाबॉलिज्म बोले तो टू सिंथेसिस, तैयार होना। जैसे प्लांट के अंदर फूड सिंथेसिस होते रहता है, उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। या जब हम फूड खाते हैं तो उसका कैटाबॉलिज्म होते रहता है, ब्रेक डाउन होते रहता है। तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म लिविंग के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, नॉन लिविंग के अंदर ये एब्सेंट रहते हैं। फिर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, दैट इज ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बोले तो टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी, या टू लॉस द वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। अपने बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं, वो वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी के बाहर लॉस करने की जो प्रोसेस रहती है, उसको एक्सक्रीशन बोला जाता है। ये एक्सक्रीशन किन में होता है? प्लांट में होता है, एनिमल में होता है, या लिविंग में होता है। मगर एनिमल के, सॉरी, नॉन लिविंग के अंदर देर इज नो एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन उनमें नहीं रहता है। फिर लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन बोले तो स्पैन एन ए टाइम। अब लाइफ स्पैन किससे बोला जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ होने से डेथ होने तक जो पीरियड रहता है, उसको क्या बोला जाता है? तो देखो लाइफ स्पैन का मीनिंग क्या है। बर्थ टू डेथ, बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी पीरियड रहता है, उसको लाइफ स्पैन बोला जाता है। सभी लिविंग को लाइफ स्पैन रहता है।
जैसे बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन, बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन, प्लांट का लाइफ स्पैन, एनिमल का लाइफ स्पैन, वो उतने पर्टिकुलर टाइम तक क्या होते रहते हैं, सर्वाइव होते रहते हैं, उसको लाइफ स्पैन बोला जाता है। और ये लाइफ स्पैन नॉन लिविंग फैक्टर में एब्सेंट रहता है। जैसे वाटर का कोई लाइफ स्पैन नहीं रहता, लाइट का कोई लाइफ स्पैन नहीं रहता, या सॉइल का कोई लाइफ स्पैन नहीं रहता, तो उसको लाइफ स्पैन बोला जाता है। बर्थ टू डेथ जो पीरियड रहता है उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। फिर रिप्रोडक्शन बोले तो दैट इज द एबिलिटी ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस द न्यू वन ऑफ ओन काइंड। अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बनाना, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, ऐसे बोला जाता है। कोई भी नॉन लिविंग फैक्टर के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होते रहता है, मगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मगर खुद को क्या करते रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। इसीलिए रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द फीचर ऑफ लाइफ या एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, देखो, दैट इज कॉल्ड एज अडाप्टेबिलिटी। अब अडाप्टेबिलिटी किसे बोला जाता है? अडाप्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है? टू अडाप्ट द सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स। Changes takes place in living organisms according to changes takes place in surrounding environment, उसको अडेप्टिबिलिटी बोला जाता है। जैसे देखो, फिश को अगर वाटर में रहना है तो अकॉर्डिंग टू दैट इन्वायरमेंट वो उसके बॉडी के कैरेक्टर को बना लेता है। बर्ड को एयर में रहना है तो अकॉर्डिंग टू दैट इन्वायरमेंट सराउंडिंग, बर्ड के बॉडी के अंदर या उसका शेप, उसका साइज, उसका वेट उसके हिसाब से बना हुआ रहता है। या कॉकरोच को उसके प्लेस में रहना है तो उसके हिसाब से उसकी बॉडी बनी हुई रहती है। या अर्थवर्म को सॉइल के अंदर रहना है तो उसके हिसाब से उसकी बॉडी बनी हुई रहती है। तो ऐसे ये जो चेंजेस रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज अडेप्टिबिलिटी। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद के बॉडी के अंदर चेंजेस बना के सराउंडिंग इन्वायरमेंट को जो सुटेबल रहता है उसके हिसाब से वो सर्वाइव रहते हैं, उसको अडेप्टिबिलिटी बोला जाता है। मगर ये अडेप्टिबिलिटी नॉन लिविंग के नहीं हो जाती है। There is no adaptability in non-living organisms and non-living factors. Non-living के अंदर adaptability नहीं रहती है। ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, दैट इज ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक द फूड मटेरियल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज। देखो, न्यूट्रिशन के अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले तो लाइक प्लांट्स, दे आर सेल्फ प्रोड्यूसर्स, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं टू गेट द रेडीमेड फूड मटेरियल, या अदर फैक्टर के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। मगर कुछ एनिमल्स जो रहते हैं या सभी एनिमल्स जो रहते हैं, दे डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू गेट द रेडीमेड फूड मटेरियल। प्लांट ने बनाया वाला जो फूड रहता है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो उसके वजह से ये जो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस रहती है, वो न्यूट्रिशन लिविंग के ऑर्गेनिज्म में रहता है। जैसे इधर एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलो या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलो, वो लिविंग में रहता है। अब नॉन लिविंग का और न्यूट्रिशन का कुछ संबंध ही नहीं आता, वो उनको फूड लगता ही नहीं है। नॉन लिविंग बोले तो अभी एयर है, सॉइल है, वाटर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, गैसेस हैं, उनको कहाँ फूड की नेसेसिटी रहती है, इसीलिए वो फूड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट जो कैरेक्टर आता है दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जैसे कि मूवमेंट बोले तो मूव होना जैसे प्लांट के अंदर एनिमल के अंदर दोनों के अंदर मूवमेंट रहती है। मूवमेंट बोले तो जैसे कि रूट सॉइल के अंदर मूव होते हैं, ग्रो होते हैं ना, और ब्रांचेस जो रहते हैं एरियल पार्ट जो रहता है वो एयर के अंदर मूव होता है, उसको मूवमेंट बोलते हैं। लोकोमोशन का मीनिंग क्या है? लोकोमोशन मीन्स टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस में से दूसरे प्लेस में बॉडी को डिस्प्लेस कर देना, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। उसको लोकोमोशन ऐसे बोला जाता है। और ये लोकोमोशन की जो प्रोसेस रहती है, ये लोकोमोशन के प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिज्म उनके खुद के बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करवा सकते हैं? डिस्प्लेस करवा सकते हैं। उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। और जिसके वजह से दे कैन मूव देमसेल्व्स। ये तो ये मूवमेंट और लोकोमोशन लिविंग के कैरेक्टर हैं। अब नॉन लिविंग के अंदर ये कैरेक्टर कैसे रहता है बोले तो मैकेनिकल मूवमेंट रहती है लिविंग या नॉन लिविंग के अंदर। जैसे वाटर मूव होता है मगर दैट इज नॉट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। दैट इज जैसे कोई बर्ड मूव होता है और कोई वाटर मूव होता है, उसमें अलग अलग डिफरेंसेस। बर्ड उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जो उसको एनर्जी मिलती है वो एनर्जी लेके मूव हो जाता है। हाँ, वो मेटाबॉलिक रहता है। और नॉन लिविंग ऐसे मूव होते हैं मगर अलग तरीके से मूव, फोर्स के वजह से मूव होते हैं या कुछ उनके अंदर मैकेनिकल प्रोसेस हो जाती है, वो मैकेनिकल प्रोसेस के वजह से वो मूव हो जाते हैं। मगर लिविंग की मूवमेंट और नॉन लिविंग की मूवमेंट अलग अलग रहती है। देन नेक्स्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बोले तो जो मैंने रेस्पिरेशन आपको बताया था, that is the process in which the breakdown of organic materials of the body and release of energy for physiology, उसको रेस्पिरेशन बोला गया था। रेस्पिरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, हमने जो रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव स्टडीड द रेस्पिरेशन, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, Krebs cycle, electron transport system, in which there is the synthesis of ATP molecule. उनमें क्या प्रोड्यूस होते रहते हैं? एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते रहते हैं, उसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसा रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते रहता है और नॉन लिविंग के अंदर देयर इज नो रेस्पिरेशन। वो भी रेस्पिरेशन के अंदर देखो, जब हम रेस्पायर करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, मगर वो जो एनर्जी रहते हैं अपने बॉडी के अंदर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब है दैट इज नथिंग बट द एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसको एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐसे बोला जाता है, उसको एटीपी बोला जाता है। नॉन लिविंग के अंदर भी एनर्जी रिलीज होती है मगर वो हीट